सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। उसी के आगे हम चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या थी, कैसे वो तैयार किया गया, कितनी बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए, कितने लोगों ने उसमें भाग लिया, क्या प्रस्ताव थे। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। एक एक डेटा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये डेटा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में तो वो आपके लिए उपयोगी है ही, बाकी पीजी क्लासेस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी और ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा में बिहार से चुने गए थे और भारतीय संविधान की ये परंपरा थी कि संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा वो अध्यक्षता करेगा और इसी परंपरा के निर्वहन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो सम्मान मिला और उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। यह चूंकि अस्थायी अध्यक्ष थे, इसके बाद 11 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी समय इसी बैठक में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। H.C. मुखर्जी और दूसरा V.T. कृष्णमाचारी। H.C. मुखर्जी जो थे वो बंगाल से चुने के संविधान सभा में पहुंचे थे और V.T. कृष्णमाचारी जो थे वो जयपुर रियासत से चुनकर भारतीय संविधान में आए हुए थे। इसी बैठक में एक तीसरा जो काम हुआ था वो हुआ था डॉक्टर V.N. राव। इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्होंने एक औपचारिक नियुक्ति दी थी और संविधान की जो संचालन समिति थी उसने इनका नाम रिकमेंड किया था। B.N. राव के बारे में आपको बता दें, कहा जाता है कि B.N. राव ने
देश और दुनिया के लगभग 138 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था और उसके बाद एक भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे संविधान का प्रारूप कहा जा सकता है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव की अहमियत इसलिए है क्योंकि संविधान सभा को ये बताया गया था कि इस संविधान सभा का प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और हम जिस संविधान का निर्माण करने वाले हैं उसकी रूपरेखा क्या है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के ही शब्दों को लेकर बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रचना की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रचना की गई। आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की कुंजी भी बोल सकते हैं। आप ये भी जानते होंगे इस प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग वी आर पीपल, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ये हमने अमेरिका से लिया है और इसी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये जो 3 शब्द इसमें डाले गए हैं प्रस्तावना में, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन उसकी जो एक रूपरेखा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 29 अगस्त 1947, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि डॉक्टर BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और BN राव ने जो संविधान का फर्स्ट प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और लगभग 13 अनुसूचियां थी। इसी प्रारूप की जांच करने के लिए भारतीय संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। पहली बैठक, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप बता सकते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से चुना गया था? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहले बंगाल से चुना गया था। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो वो जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया और वो संविधान सभा से बाहर हुए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष प्रयासों से उन्हें बॉम्बे से चुनाव लड़ाया गया और फिर बॉम्बे से चुनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से संविधान सभा में पहुंचे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये पहले सदस्य थे। दूसरे जो सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य थे नारायण स्वामी अयंगर। चौथे सदस्य थे डॉक्टर के एम मुंशी। आपको पता कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस का प्रतिनिधि था, वो थे के एम मुंशी। पांचवें नंबर पर थे मोहम्मद सादुल्लाह। छठवें नंबर पर थे एन माधवन। और सातवें नंबर पर थे टी टी कृष्णमाचारी। ये 7 सदस्य थे। इसमें से एन माधवन, इनको रिप्लेस किया गया था बी एल मित्रा, बी एल मित्तर, बी एल मित्तर। ये चूंकि पहले इनको चुना गया था, लेकिन यह चूंकि अस्वस्थ हो गए थे, अस्वस्थता के चल के इन्होंने काम करने में असमर्थता व्यक्त की और फिर इनकी जगह पर एन माधवन को लाया गया और टी टी कृष्णमाचारी को डीपी खेतान से रिप्लेस किया गया था, क्योंकि इनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार से ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से चुने गए थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और नारायण स्वामी अयंगर, एन माधवन और टी टी कृष्णमाचारी, ये चारों मद्रास से थे। के एम मुंशी बॉम्बे से थे और मोहम्मद सादुल्लाह जो थे वो आसाम से थे। क्लियर? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति ने जिसने संविधान का निर्माण किया था, उसने अपना पहला प्रारूप, फर्स्ट प्रारूप फरवरी 1948 में संविधान सभा में प्रकाशित किया। दूसरा प्रारूप
अक्टूबर 1948 में संविधान सभा में प्रकाशित किया और इसका जो तीसरा और अंतिम प्रारूप था ये 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रकाशित किया गया। ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पहली बार संविधान सभा में संविधान को पढ़ा गया था। 4 नवंबर 1948 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो संविधान प्रारूप समिति ने जो तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट को उन्होंने पहली बार संविधान सभा पूरा पढ़ा गया था। संविधान आपको विदित होगा कि जब विधियों का निर्माण किया जाता है तो उसमें 3 वाचन किए जाते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। 3 स्टेप्स होते हैं, उसके 3 चरण होते हैं। इसमें भी 3 चरण थे। संविधान सभा में प्रथम वाचन जो है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 तक आयोजित किया गया और जो दूसरा वाचन था वो 17 नवंबर से 17 नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक चला और इसका जो तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर से 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। क्लियर यहां तक? इस प्रकार भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह तैयार हो गया। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। चूंकि आपको विदित है कि भले ही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को निर्माण कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। आप ये भी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को संविधान सभा में पारित कर दिया तो तत्काल प्रभाव से लगभग 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। कितने अनुच्छेद? 16। बाकी पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो तत्काल प्रभाव से जो बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, ऐसे 16 अनुच्छेद थे जिनके लिए तत्काल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे? सबसे पहला 5 से 9, अनुच्छेद 5 से 9 मतलब 5, 6, 7, 8, 9, ये तीनों, ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं, नागरिकता से संबंधित हैं। इसके बाद अनुच्छेद 60, ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, शपथ या प्रतिज्ञान जो भी आप बोलना चाहें। इसके बाद 324, अनुच्छेद 324 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद दो अनुच्छेद 366 और 367, अनुच्छेद 366 जो है, इसमें संविधान में वर्णित कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जिसको डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दी गई है। ऐसे लगभग 30 शब्दों का उल्लेख मिलता है जिनको भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया, और ये अनुच्छेद है 366। इसके बाद 367 में संविधान की व्याख्या के नियमों का उल्लेख किया गया है कि संविधान की व्याख्या कैसे की जाएगी, किन नियमों, किन प्रावधानों के तहत की जाएगी, इसका उल्लेख 367 में किया गया है। इसके बाद 379, 379, 380 और 388, ये 3 अनुच्छेद हैं। इनको संक्रमणकालीन अनुच्छेद कहा जाता है, संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन का मतलब होता है कि ऐसे अनुच्छेद जिनकी अभी वर्तमान में ज़रूरत है लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत नहीं है, तत्काल प्रभाव से, है ना। तो अनुच्छेद 379, 379 में लिखा हुआ था, इसमें प्रावधान किया गया था कि अस्थायी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि आपको विदित होगा कि स्वतंत्रता के बाद सी राजगोपालाचार्य, आपने नाम सुना होगा शायद, सी राजगोपालाचार्य के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया था, और उसके वो ज़्यादा समय तक नहीं रहे। उसके बाद फिर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ले ली थी। तो अपन ये कह सकते हैं कि 379 जो था वो अस्थायी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था को करता है। और इसके बाद 380, इसमें 1951-52 में जो फर्स्ट आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, इसका प्रावधान अनुच्छेद 380 में किया गया था। और अनुच्छेद 388 है, इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि उस समय की जो भी, जैसे मान लीजिए विधायिका का गठन नहीं किया गया या संसद का गठन नहीं किया गया, तो उस दौरान विधि का निर्माण कौन करेगा। तो व्यवस्था दी गई थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पावर दिए जाते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव पावर तो यूज़ करेंगे, साथ ही जब तक कि विधानसभा और संसद का गठन नहीं कर दिया जाता तब तक विधायी निर्माण का पावर भी इनके पास में दे दिया गया। और ये 388 में था। 1951-52 के बाद संसद का गठन कर दिया गया, राष्ट्रपति भी चुन लिया गया, सारी की सारी व्यवस्थाएं हो गई, आम चुनाव भी हो गया। उसके बाद इन तीनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, इसके बाद 391, 392, 393 और 394, 4 अनुच्छेद और हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। अनुच्छेद 391, 391, इसमें राष्ट्रपति को
पावर दिया गया है कि भारतीय सीमाओं में परिवर्तन करना। सीमा जो विभिन्न राज्य थे, रियासतें थीं, ब्रिटिश प्रांत थे, चूँकि स्वाधीनता का समय था, तो किस राज्य को की सीमाओं को किस में मिलाना है, किस में नहीं मिलाना है, किस राज्य का क्या नाम होगा, क्या नहीं होगा, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं वो सारे के अधिकार 391 के तहत राष्ट्रपति को दिए थे। एक बात। दूसरा 392 ये था कि यदि सीमाओं के निर्धारण में या संविधान की व्याख्या में या किसी व्यवस्था में कोई भी विधि आड़े आती है, कोई कठिन लगती है या टिपिकल कंडीशंस बन जाती हैं, तो उसका निर्णय करने का अधिकार, उसका समाधान करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को 352 में दिया गया था। तीसरा है 393 में है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भारत का संविधान, जो भारतीय संविधान का जो नामकरण किया गया ना, भारत का संविधान, ये कहाँ उल्लेख किया गया है? 393 में। ये पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में कि भारत का संविधान किस आर्टिकल में है, तो 393। और 394 में इसको कहा जाता है प्रारंभ, इसको कहा जाता है प्रारंभ या आरंभ। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान तो लागू 26 जनवरी 1950 को होगा, लेकिन जो तत्काल प्रभाव के जो अनुच्छेद हैं उन्हें अभी लागू किया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को। इसका प्रावधान 394 में किया गया है, जिसको अपन आरंभ बोलते हैं। ठीक। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह जाती है वो हम आपको बताना चाहते हैं। कई बार ये प्रश्न उठा कि संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया, क्या वो वैधानिक निकाय है? जिसने संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने, क्या वो वैधानिक निकाय है? क्या हम उसे वैधानिक निकाय मान सकते हैं? एक कैबिनेट प्रस्ताव के तहत यदि किसी संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है तो हम उसे वैधानिक निकाय कैसे मान सकते हैं? मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ऐसा किसी प्रकार का कोई उल्लेख ही नहीं है कि संविधान सभा एक वैधानिक निकाय है। इसके लिए क्या किया गया, आपने ध्यान दिया होगा कि एक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था 1947 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनाए गए थे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बहुत ध्यान से सुनना आप इस बात को, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो कर दिया, दो राष्ट्र बना दिए गए। इसी अधिनियम में भारतीय संविधान सभा को एक संप्रभु और स्वतंत्र निकाय घोषित किया गया था। मतलब एक यह ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी असेंबली है जो स्वतंत्र भी है और शक्तिशाली भी है, और इसको यह अधिकार दिया था कि वो अपने भारत के लिए जैसा चाहे वो अपना संविधान बना सकता है। एक अधिकार ये दे दिया। दूसरा अधिकार इसको ये दिया था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भी नियम कानून भारत में चल रहे हैं या चलते चले आ रहे हैं, संविधान सभा चाहे तो उसके लिए क्या कर सकती है? वो निरस्त कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस संविधान सभा के दोहरे कार्य थे। इस संविधान सभा के दो कार्य थे। पहला, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा था विधि का निर्माण करना। जब ये संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण करने के लिए आयोजित की जाती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। ठीक। और जब ये संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी, किसके रूप में? विधायिका के रूप में काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर किया करते थे। तो इस प्रकार से जो संविधान सभा थी
वो दोहरे काम करती थी। एक तरफ संविधान का निर्माण और दूसरा एक विधायिका के रूप में विधि का निर्माण भी वो करती थी। और स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, यही संविधान सभा बाद में भारत में संसद के रूप में स्थापित हुई। तो ये था आपका भारतीय संविधान का निर्माण करने की सारी पूरी प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।